गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज ही आपका लास्ट डेमो लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद में आपके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि आपको ग्रुप में मैंने मैसेज डाल दिया था। 30 जून से आपके एनएचएम के कंपटीशन एग्जाम के लिए रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आप उन क्लासेस को श्री धन्वंतरी आयुर्वेद नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइव देख सकते हैं 30 जून से। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स कर रहे हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं, उनके लिए जो कोर्स है वो 2 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, जो आप यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 15 जुलाई से 15 जुलाई तक आप लाइव क्लासेस जो है उनको फ्री देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए, चैनल से जुड़िए आप लोग, ठीक है। और अभी तक जो डेमो क्लास आपकी हुई है, ठीक है, उसमें आपके 3 4 या 5 लगभग जो टॉपिक है वो कवर हो चुके हैं, ठीक है। और आगे जो आपका जो सिलेबस है, ठीक है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे रेगुलर क्लास के साथ में, ठीक है। कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, ठीक है, कि सर आप हमें हमारी जो कोर्स की जो एग्जाम होती है तो उसके लिए जो हमारा पेपर आता है उसको हम कैसे सॉल्व करें, उसको थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए ताकि हम अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। तो देखो क्या है, हमारे टाइम में तो क्या होता था कि 100 नंबर का जो पेपर है उसमें 2 नंबर के 15 क्वेश्चन आते थे शुरुआत में, ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर के 6 क्वेश्चन आते थे और उसके बाद में 10 नंबर के 4 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। लेकिन आजकल जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। आजकल का जो पैटर्न है वो 6 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो 20 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, उनमें से आपको 5 करने होते हैं। 20 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 6 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपको 5 करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो एग्जामिनर है जिसने पेपर बनाया है वो देखना चाहता है कि आप कितने काबिल हो एग्जाम को पास करने के लिए, अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है। तो आपको आपकी काबिलियत साबित करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। फिर भी कुछ बच्चों की डिमांड थी इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो 20 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ऐसा नहीं है कि वो जैसे मान लो कि हृदय के बारे में, हृदय से संबंधित केवल हृदय की क्रियाविधि पूछ लेगा, ठीक है। और 20 नंबर का क्वेश्चन में केवल हृदय की क्रियाविधि पूछ लेगा, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। जो 20 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपसे 4 से 5 चीजें वो पूछेगा, ठीक है। तो उसमें आपसे उस क्वेश्चन में आपसे परिभाषा, उसके भेद, जैसे मान लो कोई रोग ले लिया, ठीक है, मान लो कोई रोग ले लिया, ठीक है, तो उस रोग की परिभाषा पूछेगा आपसे, उस रोग के भेद पूछेगा आपसे, ठीक है, ठीक है। फिर कहेगा कि जैसे मान लो काश रोग ले लिया आपने, ठीक है, कि भाई काश रोग है, ठीक है, तो कहेगा भाई कि काश रोग की परिभाषा बताते हुए काश के भेदों का वर्णन कीजिए, ठीक है, और इसके निदान, इसकी संप्राप्ति, ठीक है, और इसके लक्षणों को बताते हुए चिकित्सा का वर्णन कीजिए, ठीक है। मतलब आपसे वो A to Z सारी चीजें पूछ रहा है, ठीक है। तो भेद पूछेगा, ठीक है, भेद के बाद फिर निदान की बात आती है, ठीक है, निदान के बाद में भेद के अनुसार जो लक्षण होते हैं उनकी बात आती है, फिर संप्राप्ति है, ठीक है, संप्राप्ति के फिर लास्ट में चिकित्सा के बारे में आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको हो सकता है, ठीक है। तो सबके नंबर डिसाइडेड होते हैं, ठीक है। तो आपको परिभाषा लिखनी, जैसे मान लो आप परिभाषा लिखोगे, ठीक है, नॉर्मली आप क्या करते हो, ऐसे लिख देते हो काश, ठीक है, और उसके बाद में ऐसे लगाकर ऐसे लिख देते हो, ठीक है। अब सामने वाले को यही समझ में नहीं आ रहा आपने लिखा क्या है, ठीक है। शुरुआत में आपने गड़बड़ कर दी, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप परिभाषा लिख रहे हो तो आप बताइए कि भाई मैं काश की परिभाषा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको लिखना है काश की परिभाषा, ठीक है, और ऐसे नीचे लाइन खींचकर, ठीक है, ऐसे आप शो कीजिए उसको, ठीक है।
इसके अलावा भेद है, तो भेद आपको लिखने हैं, तो आपको पहले लिखना है काश के भेद, ठीक है, काश के भेद, ठीक है, फिर ऐसे, ठीक है, फिर उसमें ऐसे लिखिए आप। अगर आप ऐसा भी लिखना, अगर आपको पता है कि इस आचार्य के अनुसार आप लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर क्वेश्चन में उसमें कह दिया कि आचार्य चरक के अनुसार काश की परिभाषा, उसके भेद, उसके उनका वर्णन कीजिए, ठीक है, आप क्या लिखोगे, काश के भेद, फिर लिखोगे आचार्य चरक के अनुसार काश के 5 भेद होते हैं, ठीक है, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, ऐसे डाल के आपको लिखना है। फिर आगे आप लिखोगे, उसमें लिखोगे भाई काश के निदान, ठीक है, फिर आप लिखोगे काश के लक्षण, ठीक है, फिर लिखोगे आप काश की संप्राप्ति, फिर आप लास्ट में लिखोगे काश की चिकित्सा, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखने का जो पैटर्न है वो आप बदलिए, ठीक है, लिखने के पैटर्न में काफी चीजें होती है, एग्जामिनर इन चीजों को भी आपको देखता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो हैंड राइटिंग है, ठीक है, हैंड राइटिंग में थोड़ा सा सुधार कीजिए। कई बार क्या होता है, हमने लिखा तो ठीक होता है, बिल्कुल सही लिखा होता है, लेकिन अगर हैंड राइटिंग हमारी ठीक नहीं है, ठीक है, एग्जामिनर को हमारी हैंड राइटिंग पसंद नहीं, उसे समझ में नहीं आएगा कि भाई आपने लिखा क्या है, ठीक है, तो एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। और जैसा कि आपको पता है, जो आपके जो 1-1, 2-2 नंबर है, ठीक है, 1-1, 2-2 नंबर से आपकी परसेंटेज पर बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। इसलिए कम से कम इन चीजों का ध्यान रखिए, ताकि आपके जो एक्स्ट्रा नंबर कट जाते हैं वो आपके नंबर ना कटे, ठीक है। अच्छा लिखिए, स्वच्छ लिखिए और शुद्ध लिखिए, ठीक है, और थोड़ा सा इस तरह से लिखिए कि एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में इंटरेस्ट आए, ठीक है। वो ये नहीं, उसको ये नहीं लगना चाहिए पता नहीं क्या लिखा है, और थोड़ा सा मतलब डिटेल भी नहीं देखेगा, बस वैसे राइट का निशान लगा के वैसे ही आपको अपने अंदाजे से नंबर दे देगा, वो पढ़ेगा नहीं आंसर को, ठीक है। तो अगर आप अच्छा लिखोगे तो वो आपके आंसर को पढ़ेगा, ठीक है, और फिर खुश होकर आपको क्या है कि अच्छे नंबर भी वो देगा, ठीक है। अब इतना तो खुश नहीं हो जाएगा कि 20 में से 25 नंबर दे देगा, लेकिन ये है कि अगर आपने बिल्कुल करेक्ट लिखा है तो ये है कि आपको 18, 19, 20 नंबर वो आराम से दे देगा, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए और हैंड राइटिंग में सुधार कीजिए, ठीक है। अच्छा, आज आपका लास्ट डेमो लेक्चर है, तो कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको बताने हैं, ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। ऋतुचर्या की बात करते हैं, ठीक है। इस बार का जो आपका पेपर, उसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऋतुचर्या से आए हैं, ठीक है। तो ऋतुचर्या काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इसमें भी एग्जाम में भी इसमें से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको पता है पूरे साल में 12 महीने होते हैं, आपको पता है, ठीक है। और टोटल जो ऋतु होती है, वो ऋतु होती है 6, ठीक है, टोटल 6 ऋतु होती है, ठीक है। तो लिखते हैं SBGBSH, मतलब S का मतलब शिशिर, S का मतलब हो गया शिशिर, ठीक है। B का मतलब हो गया वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु, ठीक है, हेमंत, ठीक है। तो आपको पता है कि साल में 6 ऋतुएं होती है, ठीक है, 2-2 महीने की 6 ऋतुएं होती है, ठीक है। एक ऋतु का जो समय काल है वो 2 महीने होता है, ठीक है। तो जनवरी से लेकर फरवरी तक शिशिर ऋतु, ठीक है, फरवरी से लेकर मार्च तक वसंत ऋतु, ठीक है, फिर अप्रैल से लेकर मई तक ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, और जून से लेकर जुलाई तक वर्षा ऋतु, ठीक है। थोड़ी गड़बड़ होगी, सॉरी, जनवरी और फरवरी, ठीक है, शिशिर ऋतु, ठीक है, और वसंत ऋतु मार्च से लेकर अप्रैल तक, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु मई से जून तक, ठीक है, और वर्षा ऋतु जुलाई से अगस्त तक, ठीक है, और जो शरद ऋतु है
वो सितंबर से अक्टूबर तक, और हेमंत ऋतु है वो नवंबर से दिसंबर तक। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये मैंने महीनों के नाम लिखे हैं। ठीक है, अच्छा अगर इनको अगर शुद्ध हिंदी में अगर अपन देखा जाए तो जो पहली ऋतु है उसका जो समय काल जो जनवरी फरवरी दे रखा है उसमें माह और फाल्गुन होता है, माघ और फाल्गुन हिंदी जो अपना जो कैलेंडर होता है उसमें दे रखा होता है। ठीक है, जो अगला है वसंत। वसंत ऋतु में जो मार्च और अप्रैल के जो महीने होते हैं उसको चैत्र और वैशाख बोलते हैं। ठीक है, और जो ग्रीष्म है, ग्रीष्म में ज्येष्ठ और आषाढ़ होता है। ठीक है, और जो वर्षा है उसमें श्रावण और भादो होता है। ठीक है, और जो शरद है उसमें अश्विन और कार्तिक होता है। ठीक है, और जो लास्ट में है उसमें अगहन और पूस होता है। ठीक है, तो ये अपनी 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा देखना पड़ता है अपन को, जो शुरुआत की जो 3 ऋतुएं होती है। ठीक है, जो शुरुआत की जो 3 ऋतुएं होती हैं, इन ऋतुओं के काल को क्या कहते हैं? उत्तरायण काल कहते हैं। ठीक है, उत्तरायण काल। ठीक है, और इस ऋतु के काल को कहते हैं दक्षिणायन काल। ठीक है, इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इन ऋतुओं में जो सूर्य की जो गति करने की जो दिशा है वो उत्तर दिशा में होती है। ठीक है, सूर्य की गति की दिशा मतलब सूर्य किस दिशा की ओर गति करता है? उत्तर दिशा की ओर गति करता है। ठीक है, और जो लास्ट की जो 3 है, ठीक है, उनमें क्या होता है, जो सूर्य की गति की जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर सूर्य गति करता है। ठीक है, तो इसमें ये जो होता है, ठीक है। अच्छा, उत्तरायण काल को आदान काल भी कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा जो गुजरात में जो 14 जनवरी को आता है अपने मकर संक्रांति, उसको उत्तरायण भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसका नाम उत्तरायण है। ठीक है, अच्छा, दक्षिणायन काल, इसको विसर्ग काल भी कहते हैं। ठीक है, इसको विसर्ग काल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो प्राणियों का जो जलीय अंश होता है, ठीक है, मतलब प्राणियों के अंदर जो जल होता है, ठीक है, उसकी कमी होती है। ठीक है, तो जलीय अंश की क्या होती है, इस इन ऋतुओं में कमी होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, व्यक्ति का जो बल है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बल होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर धीरे धीरे बल कम होता जाता है और ग्रीष्म में तो बहुत कम बल रह जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, आपने देखा हो ग्रीष्म ऋतु में पसीना ज्यादा निकलता है, तो उससे क्या होता है, शरीर थका थका सा लगता है कि हमें पानी ज्यादा पीना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, दक्षिणायन में काल में क्या होता है कि शरीर में जो जलीय अंश होते हैं उनकी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, उनकी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, और जो शरीर का जो बल है वो बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि शरीर में अगर जलीय अंश बढ़ेंगे तो शरीर में जो बल है वो भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है उत्तरायण काल में या आदान काल जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, शरीर में जल की कमी होती है, बल घटता है। ठीक है, और दक्षिणायन काल यानी विसर्ग काल में जलीयांश की वृद्धि होती है, बल बढ़ता है। मतलब यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, ठंडक शुरू हो जाती है। जैसे ही बरसात का मौसम आता है, मौसम में ठंडक शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पसीने आना कम होते हैं। लेकिन इधर क्या होता है, शिशिर के बाद में जैसे ही जनवरी फरवरी का महीना निकलता है तो गर्मियां स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और गर्मियों में हमें पसीने ज्यादा आते हैं। तो इसका मतलब ये कि जलीयांश की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो देखो अगर इस तरह से देखा जाए, मैं अगर लिख देता हूँ, अगर ऊपर की 3 ऋतुओं में देखें तो सबसे जो प्रबल जो रहता है, ठीक है, जो बल जो सबसे ज्यादा प्रबल रहता है। ठीक है, मतलब इसको आदि, मध्य और हीन। ठीक है, ऐसे आदि, मध्य और हीन, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बल होगा। ठीक है, फिर वसंत में और कम हो जाएगा और ग्रीष्म में और भी ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, फिर वर्षा में क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, वर्षा में क्या होगा,
धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। शरद में और बढ़ जाएगा, ठीक है, और हेमंत में और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर ये क्रम चलेगा, फिर शिशिर आ जाएगा, फिर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, ठीक है। ये बल की बात हो गई, ठीक है। अच्छा, एक शब्द आता है ऋतु संधि। ऋतु संधि क्या होती है? क्वेश्चन आता है कि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो ऋतु संधि क्या होती है, ठीक है। तो ऋतु संधि का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो शिशिर ऋतु चल रही है, ठीक है, और बसंत ऋतु आने वाली है, ठीक है। तो शिशिर ऋतु की लास्ट के 7 दिन, ठीक है, और जो ऋतु आने वाली है उसके 7 दिन, ठीक है। जो ऋतु चल रही है उसके 7 दिन और जो ऋतु आने वाली है उसके 7 दिन। तो ये जो 14 दिन है, ठीक है, ये जो 14 दिन है, इन 14 दिनों को कहते हैं हम ऋतु संधि। यानी 2 संधियों के मतलब 2 ऋतुओं की संधि को, ठीक है, 2 ऋतुओं की संधि को क्या कहते हैं? ऋतु संधि कहते हैं, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि ऋतु के अनुसार दोषों का संचय, दोषों का प्रकोप और दोषों का समन किस प्रकार होता है, ठीक है, वो देखते हैं अपन अपन। तो बात करते हैं वात, पित्त और कफ, ठीक है। ये आप चाहो तो लिख लेना। संचय यानी वात का संचय, वात का प्रकोप और वात का यानी दोष का समन, ठीक है। तो लिखा है, मैं एक नंबर लिख रहा हूं, 345, 456, ठीक है, और 123, ठीक है। मतलब ये जो मैंने ऊपर नंबर लिखा है इसके अनुसार चलेगा ये सिस्टम, ठीक है। जैसे बात में 3 नंबर लिखा हुआ है, मतलब ग्रीष्म में क्या होगा? बात का संचय होगा, ठीक है। 4 नंबर का मतलब क्या है कि वर्षा ऋतु में क्या होगा? बात का प्रकोप होगा, ठीक है। 5 नंबर का मतलब है शरद ऋतु में बात का क्या होगा? समन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पित्त है, ठीक है। तो पित्त में 4 नंबर में मैंने लिखा है कि वर्षा ऋतु में पित्त का क्या होता है? संचय होता है। प्रकोप किसमें होगा? शरद ऋतु में। और हेमंत ऋतु यानी छठी ऋतु में क्या हो जाएगा? इसका समन हो जाएगा। ऐसे ही कफ है, ठीक है। कफ का संचय शिशिर में होता है, ठीक है, कफ जम जाता है ना अपने, ठीक है। फिर प्रकोप किसमें होगा? बसंत ऋतु में। और इसका जो समन है वो ग्रीष्म ऋतु में हो जाएगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ठीक है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बताइए किस ऋतु में कौन सा दोष संचय है, किस दोष का संचय होगा, किसका प्रकोप होगा, किसका शमन होगा, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, लास्ट में एक चीज और आती है, एक शब्द आपने सुना होगा, हंसोदक। हंसोदक, हंसोदक क्या होता है? हंसोदक क्या होता है? ठीक है, हंसोदक एक जल होता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि दिन में सूर्य की किरणों से तपा हुआ, दिन में सूर्य की किरणों से तपा हुआ और रात में चंद्रमा की चांदनी में शीतल हुआ, ठीक है। फिर अगस्त्य तारा तारे के द्वारा निर्विष हुआ जल,
निर्विष हुआ जल क्या कहलाता है? हंसोदक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? हंसोदक कहलाता है। ठीक है, यानी ऐसा जल आपने देखा होगा गांव में रात में, अब तो खैर ऐसा होता है नहीं होता पता नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था कि एक लोटा लेते थे और उस लोटे को इसमें रख देते थे, दोपहर में रख देते थे। ठीक है, फिर रात भर वो रखा रहता है, फिर अगले दिन सुबह उसको पीते थे। ठीक है, तो दिन की सूर्य की किरणों से, यानी दिन में जो तेज धूप पड़ेगी तो उसमें वो गर्म हो जाएगा, और रात में जब चंद्रमा की चांदनी होगी, ठीक है, तो उस समय पर वो ठंडा हो जाएगा, यानी शीतल हो जाएगा। ठीक, और सुबह और जो अगस्त तारा है, ठीक, अगस्त तारे के द्वारा उसमें जो विष है वो खत्म हो जाएगा, यानी वो जो जल है वो निर्जित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो जल है वो अंशोदक कहलाता है। ठीक है, ये जो जल होता है ये अमृत के समान होता है। ठीक है, अमृत के समान होता है। ठीक है, ये जो जल होता है वो अमृत के समान होता है, ये त्रिदोष का नाश करता है। ठीक है, तो त्रिदोष का जो प्रकोप होता है उसको ये समन करता है। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये पित्त का समन करता है। ठीक है, पित्त दोष का समन करता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी आपको बतानी थी। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट है और जो एनएचएम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट है वो, ठीक है, और डिपार्टमेंट से जो एग्जाम होने वाली है आपकी, ठीक है, उसके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा इतना। ठीक है, 3 से 4 महीने का टाइम मिलता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और खुश रहिए। ठीक है, थैंक यू।